Good morning, guys. Now we are going to start part 2 of acid, bases and salts. देखिए अभी हम साइंस क्लास 10 का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें कवर हो चुका है। देखिए इसमें सबसे पहली हेडिंग होगी व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस आर इन कॉमन। देखिए जितनी भी एसिड्स है, जितने भी बेसिस होते हैं, उन सब में कॉमन क्या होता है हमें ऑलरेडी आइडिया है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो एसिड्स है, जितने भी एसिड है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि उनके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर क्यों होती है, उनमें ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो कॉमन क्यों होती है, इसका रीजन क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम कुछ एसिड्स लिखते हैं एग्जाम्पल में। एसिड देखिए HCl लिख दिया मैंने, H2SO4 लिखा, HNO3 लिखा और CH3COO माइनस OOH लिखा। ओके, अब इनका नाम पढ़ते हैं, नाम लिखते हैं इनका। पहले देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। मैं रिपीट कर रही हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड। इसका नाम एसिटिक एसिड। देखिए बहुत कॉमन एसिड है, आपको एसिड के कुछ मिनिमम कॉमन एग्जांपल्स तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी एसिड्स होती है। देखिए तो जितने भी एसिड है वो सारी सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रही है। अब रीजन है कि ऐसा क्यों कर रही है, इन सब में ऐसा क्या कॉमन है। ठीक है, देखिए ये जितनी भी एसिड है ना, जितनी भी एसिड्स मैंने लिखी है, वो सब जब पानी में उनको डिसॉल्व करते हैं हम लोग, तो हमें H+ आयन देंगे। कैसे लिखेंगे बाद में, पहले समझते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देगा H+ और Cl-, ये देगा 2H+ SO4 2-, इसको ब्रेक करेंगे तो H+ NO3-, और एसिटिक एसिड जब डिसोशिएट होगा तो हमें देगा एसिटेट आयन और H+। ओके, देखिए ये जितनी भी एसिड है, जब ये पानी में डिसॉल्व होती है, अपने आप को डिसोशिएट करती है, ब्रेक डाउन, जितनी भी एसिड्स होती है, जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इस सब हमें H+ देता है। H+ इज हाइड्रोजन आयन, सब हमें क्या देती है, हाइड्रोजन आयन देती है। ठीक है, ये क्या है, प्लस मतलब कैटायन और माइनस मतलब एनायन। माइनस रिप्रेजेंट व्हाट, एनायन, एंड प्लस मतलब कैटायन। आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। अब हम इसको लिखते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट तो इसी से बनेगा जो अभी समझाया। मैं इसको रफ कर रही हूँ। देखिए एसिड गिव हाइड्रोजन आयन when dissolve in water। जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो सारी की सारी एसिड्स हमें हाइड्रोजन आयन देगी। देखिए उनका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, कितना देगी, कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन देगी, ठीक है, उनका पावर क्या रहेगा, वो डिपेंड, वो ही बताएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग वो एसिड है, कितना वीक है, और एटलीस्ट वो देगी हाइड्रोजन आयन। वो डिसोशिएट होने के बाद हमें हाइड्रोजन आयन देगी, और उसी हाइड्रोजन आयन के कारण इनमें एसिडिक प्रॉपर्टी शो होती है। इसी H+ आयन के कारण वो एसिड है। ओके, ठीक है, देखिए सेकंड पॉइंट व्हेन react with metal it will produce या it will evolve हाइड्रोजन गैस। देखिए ये पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं, इस पे बात करते हैं। ये चैप्टर जब मैंने आपको स्टार्ट कराया
तो हम लोगों ने ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, आई थिंक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बाद जो पहला पॉइंट स्टार्ट किया था कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। देखिए एग्जांपल लिखते हैं समझने के लिए। एसिड प्लस मेटल इक्वल्स सॉल्ट प्लस H2। एसिड कोई भी एसिड HCl प्लस Na, सॉल्ट बनाया था NaCl प्लस H2। बैलेंस करते हैं इसको। H2 है यहाँ पे 2, Cl2 यहाँ 2, H2 है, Cl2 है, Na2। देखिए ये रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, इस रिएक्शन में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फर्स्ट रिएक्शन यही थी, व्हाट हैपन व्हेन एसिड और बेसिस रिएक्ट विद मेटल। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो सारी की सारी एसिड्स हमें H2 का इवोल्यूशन देगी, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगी। तो क्या कॉमन है सारी एसिड्स में, कोई क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहला कि वो हमें हाइड्रोजन आयन देती है। सारी एसिड्स हमें हाइड्रोजन आयन देती है। कंसंट्रेशन वेरी कर सकता है, कौन कितना ज्यादा कौन कितना कम, उसी बेस पे वो उतनी स्ट्रॉन्ग है उतनी ही वीक है, ठीक है। दूसरा, जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करती है हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करती है, हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करती है। ओके आगे चले, देखिए नेक्स्ट। देखिए अगर मैं बेस की बात करती हूँ तो सारे बेसिस में क्या कॉमन है, जितने भी बेस है वो सब सेम केमिकल प्रॉपर्टी अगर शेयर करते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें क्या कॉमन है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें क्या कॉमन है। तो जितने भी बेसिस होते हैं वो सभी हमें OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस, OH माइनस मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए आप लोगों को एग्जांपल देते हैं NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस। देखिए इनको तोड़ते हैं, जब बेसिस को डिसोशिएट होता है, जब बेसिस वाटर में जाके डिसोशिएट होता है, डिसॉल्व होता है, तो ये सारे के सारे बेसिस में क्या कॉमन चीज है आप लोग देखिए। जितने भी बेसिस है जब वो डिसॉल्व होते हैं, जब वो लोग डिसोशिएट होते हैं, तो सारे के सारे बेसिस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, सारे के सारे बेसिस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो सारे बेसिस में क्या कॉमन है कि जितने भी बेसिस होंगे वो पानी में घुलने के बाद हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और इसी हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से बेसिक प्रॉपर्टी शो होती है, इसी हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से ये बेस होता है। ओके आगे चल, तो आपको बेसिस का भी समझ में आया होगा। देखिए नाम भी देख लेते हैं इनका थोड़ा, इसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे, सोडियम मेटल प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, ऐसे इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इसका एक और नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सफेदी में यूज होता था ना, इसको स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। यहां तक आप सब लोगों को क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन है, क्या वो सारे के सारे कंपाउंड्स एसिड्स होंगे। देखिए एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने H प्लस HCl माइनस सॉरी जितने भी एसिड लिखी, हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड, वो सभी हमें H प्लस दे रहे थे। तो भी जितने भी कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस है, क्या वो सारे एसिडिक होंगे, अपने बिहेवियर में सारे एसिडिक नेचर शो करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टार्ट कर देंगे इसको कैसे, एग्जांपल से, जैसे ग्लूकोज, जैसे
अल्कोहल या इथेनॉल, इथेनॉल और अल्कोहल। अब इनमें हाइड्रोजन आयन कैसे है, इनका इसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस कैसे, इनका फॉर्मूला देखते हैं। C6H12O6। इथेनॉल का या अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। देखिए सबके दोनों के अंदर इसमें 12 हाइड्रोजन एटम है, इसमें 5 और 6 हाइड्रोजन एटम है। लेकिन क्या ये एसिड है, क्या ये एसिड है? एसिड कोई भी तभी होगा, एसिड कोई भी तभी होगा जब वो हमें फ्री H+ आयन दे, जब वो हमें फ्रीली एक हाइड्रोजन आयन दे, जब वो डिसोशिएट हो जाए, जब उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी पास हो। देखिए मेथड अलग हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन आयन हमें ऑब्टेन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एसिड वो ही एसिड माना जाएगा जो हाइड्रोजन आयन देगा। उसी हाइड्रोजन आयन की वजह से कोई भी कंपाउंड एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये जब डिसोशिएट होते हैं, इन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाता है, तो ये हमें फ्री हाइड्रोजन आयन नहीं देते। इसका मतलब ये है कि जितने भी कंपाउंड है जो जिनमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस हो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो एसिडिक प्रॉपर्टीज भी शो करेंगे। कि कंफर्मेशन हो गया कि हाइड्रोजन है तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं, हमें फ्री हाइड्रोजन आयन चाहिए, कैटायन चाहिए। ओके देखिए अब देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एक्टिविटी दी हुई है कि जो एसिड है वो क्या कर रही है, एसिड है, एसिड सॉल्यूशन में एक बल्ब ग्लो कर रहा है, एक बल्ब ग्लो कर रहा है, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, ग्लोइंग ऑफ बल्ब। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में बल्ब ग्लो कर रहा है। इसका रीजन बताया जाएगा अगर कोई पूछे तो। क्यों? क्योंकि उस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। किसी भी बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, किसी को भी अगर ग्लो करना है तो उसके अंदर करंट होना चाहिए। चाहे फोन चार्ज कर रहे हो, चाहे कोई लाइट ऑन कर रहे हो, बल्ब ऑन कर रहे हो, तो उसके अंदर करंट होना चाहिए। ओके, तो ये जो एसिडिक सॉल्यूशन है, ये जो एसिडिक सॉल्यूशन है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस होगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा। अब ठीक है, चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन उस करंट को कैरी कौन कर रहा होगा? कोई करंट को कैरी करने वाला भी चाहिए। तो इस करंट को कैरी कौन कर रहा होगा? करंट कैरिड बाय आयंस, करंट कैरिड बाय आयंस। अब आयंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं कौन सा आयन बोलूंगी एसिडिक सॉल्यूशन में? तो यहाँ पे करंट को कौन कैरी करेगा? H+ आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, जिस कैटायन की मैं बात कर रही हूँ। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? देखिए एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी है जिसमें मैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया है, उसके अंदर बल्ब ग्लो करता है, उसका कारण बताया जा रहा है। उसका वो क्यों, जो बल्ब है, वो जो बल्ब है, लाइट है, वो क्यों ग्लो करती है? बिकॉज उस एसिडिक सॉल्यूशन क्या इंडिकेट क्या कर रहा है बल्ब के ग्लोइंग की, जो बल्ब है वो जल रहा है, ये क्या दर्शा रहा है कि उस एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर करंट का फ्लो हो रहा है, करंट पास कर रहा है। और ये जो करंट पास हो रहा है, इनको कौन कैरी कर रहा है? उस करंट को कौन कैरी कर रहा है? तो एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस है, जब H+ आयन डिसोशिएट हो गया, एसिड डिसोशिएट होने के बाद जो एक कैटायन का फॉर्मेशन हुआ, ये जो आयन है ये इस करंट को कैरी कर रहा होता है। इसी में एक पॉइंट और भी है जो 2 मिनट पहले आपको समझाई हूं कि C2H5OH अल्कोहल और ग्लूकोज, उनके अंदर फ्लो नहीं करेगा करंट। ये अगर सॉल्यूशन डालोगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। उसका रीजन क्या है कि वहां पे H+ बना ही नहीं, और H+ की वजह से ही जो करंट है उसको कैरी किया जा रहा है। करंट कैरी होगा, करंट यहाँ से आगे जाके बढ़ता जाएगा, तभी तो करंट फ्लो करेगा। जब H+ आयन ही नहीं है, कोई कैरी करने वाला ही नहीं है, उस करंट को आगे ले जाने वाला ही नहीं है, तो पूरे सर्किट में फ्लो कैसे होगा, चार्ज फ्लो कैसे होगा? इसीलिए एथेनॉल और ग्लूकोज करंट फ्लो नहीं कराएंगे, इसलिए इनके केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि H+ आयन में डिसोशिएट ही नहीं होंगे, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन आयन है ही नहीं। ओके, देखिए आगे चलते हैं।
सॉरी, देखिए नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है that what happen when we dissolve acid into water। क्या होता है जब एसिड को वाटर में डिसोल्व कर देंगे, वाटर में डिसोल्व कर देंगे तो क्या होता है। देखिए जब एसिड को वाटर में डिसोल्व कर देंगे तो क्या होगा, H+ आयन अलग हो जाएगा और Cl अलग, मतलब वो एसिड जो है वो डिसोशिएट कर जाएगी, एक फ्री हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो आयन है, ये जो आयन है इसका फॉर्मेशन कब होगा, जब वाटर की प्रेजेंस होगी। अगर यहाँ पे वाटर नहीं हुआ, वाटर की एब्सेंस रही, तो ये एसिड कभी भी ये प्रोडक्शन नहीं करेगी। ये जो एसिड है वो हमें फ्री हाइड्रोजन आयन, इस कैटायन का फॉर्मेशन नहीं करेगी। तो एसिड को जब हम वाटर में डालते हैं तो हमें एसिडिक हाइड्रोजन मिलता है। तो व्हाट हैपन व्हेन वी डिसॉल्व एसिड इनटू वाटर, इट विल गिव हाइड्रोजन आयन, ये हमें फ्री हाइड्रोजन आयन देगी। वाटर की एब्सेंस में ये रिएक्शन फॉरवर्ड ही नहीं होगी। इसका मतलब वाटर का प्रेजेंस जरूरी है। अगर आपको करंट भी फ्लो कराना है, बल्ब भी ग्लो कराना है, इसी की वजह से हो रहा था ना, तो इसका फॉर्मेशन जरूरी है, इसके फॉर्मेशन के लिए वाटर का फॉर्मेशन जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हाइड्रोजन आयन है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं कर पाता अकेले। तो किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा, कैसे रहता होगा, एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। हाइड्रोजन आयन डज नॉट एग्जिस्ट अलोन, अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, वाटर के साथ जाके रिएक्ट कर जाएगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, H3O+ का। और ये कौन है, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम बार बार बोलते हैं ना कि H+, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन करेगा, कैसे एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाइड्रोनियम आयन इस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा जिसकी हम बात कर रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट मैं अगर आप लोगों से बात करूं, ठीक है, और इसको हम और क्या बोल सकते हैं कि जो H+ है वो वाटर में डिसॉल्व हो गया, H+ को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोनियम आयन, और इसी को मैं दूसरे तौर पे क्या बोल सकती हूँ, H+ एक्वस, AQUEOUS, और H+ एक्वस। क्यों, क्योंकि ये एक्वस जो है ये डिनोट कर रहा है, ये जो एक्वस है ये डिनोट कर रहा है कि किसकी प्रेजेंस है, वाटर की। इसको ऐसे ही बोल लो H3O+, क्यों, क्योंकि ये भी बता रहा है कि इसी का मिक्सचर, इसी को कंबाइन करके बना है, या फिर ऐसे बोल लो। तो इससे क्या पता चला, H+ मींस H+, एक्वस मींस वाटर। ओके, आगे चले अभी हम लोग नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे बेसिस। एसिड खत्म हुआ है, ये हेडिंग हम पढ़ चुके हैं कि एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है। अब देखिए बेस के पास अगर वाटर की प्रेजेंस हुई तो क्या होगा, देखो अब सेम एक एग्जांपल बेस का ले लेते हैं, NaOH। ओके, NaOH, देखिए वाटर की प्रेजेंस पे ये भी डिसोशिएट कर जाएगा किसमें, Na+ में, OH- में। ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, KOH, COH ऑल ट्वाइस, एग्जांपल ले भी लेते हैं। हाँ ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में Ca2+ प्लस 2OH-। वाटर की प्रेजेंस में बेसिस भी हाइड्रोक्साइड आयन हमें देंगे, ये भी डिसोशिएट कर जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन में। जैसे एसिड डिसोशिएट करा था H+ में, बेसिस डिसोशिएट कर जाएगा OH- में। यहाँ पे भी वाटर का प्रेजेंस जरूरी है, बिना इसके रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होगी। ओके, समझ आया। देखिए वाटर का प्रेजेंस होना, ये जो रिएक्शन जितनी बताई वो मैं बता रही हूँ कि वाटर का प्रेजेंस। देखिए ये सब बेस है जितने भी लिखा,
लोग कवर कर चुके हैं कि जब एसिड को पानी में डिसोल्व करेंगे तो क्या होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है कि जब बेस को पानी में डिसोल्व करेंगे तो क्या होगा। तो हेडिंग है हमारी व्हाट हैपन व्हेन बेस डिसोल्व इन वाटर। बेस डिसोल्व इन वाटर। जब बेस को वाटर में डिसोल्व करेंगे। बेस के कुछ एग्जांपल जैसे NaOH, KOH, CaOH whole twice, MgOH whole twice, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सभी बेसिस। देखिए अब मैं लिखती हूँ बेस, कोई भी लिख लो। बेस जब वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा Na प्लस प्लस OH माइनस, मेटल का आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए CaOH होल ट्वाइस, इसको जब ब्रेक करेंगे वाटर में, इसको जब वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस। क्या कॉमन है सारे बेसिस में, OH माइनस। वाटर में डिसोल्व करके सारे बेसिस हमें क्या दे रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। OH माइनस सारे बेसिस हमें OH माइनस देंगे। देखिए एक और टर्म होती है, अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि जब बेसिस को वाटर में डिसोल्व करेंगे क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। देखिए एक टर्म होती है एल्कली। एल्कली का मतलब क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेसिस। बेसिस वाटर सोल्यूबल बेसिस मतलब यहाँ तो वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, और कई ऐसे बेस होते हैं जो वाटर के अंदर घुल जाते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल रहते हैं। देखिए अब इसको कैसे समझ सकते हैं, मान के चलो जैसे एक क्लासरूम में 50 से 60 स्टूडेंट हम लोग अप्रोक्सीमेटली बिठाते हैं, ऐसे ही मान के चलो बेसिस की टोटल संख्या 100 है, मान के चलो। तो क्या बोल सकते हैं कि एल्कली जो होगा वो 20 हो गया, 30 हो गया, कोई भी एक नंबर ले लो जो आपका मन करे। अगर बेसिस 100 है तो एल्कली 30, 20 कोई भी एक नंबर ले लो। इसका मतलब क्या है कि बहुत कम ऐसे बेसिस है जो वाटर सोल्यूबल है, बहुत कम ऐसे बेसिस है जो एल्कली है। ठीक है। तो बेसिस कोई बहुत बड़ी चीज हो गई, बेस कोई बहुत बड़ी चीज हो गई, और एल्कली उसका एक पार्ट हो गया। ये वो बेस है जो कि वाटर के अंदर घुल जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है। तो ऑल बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, ओनली एल्कली सोल्यूबल इन वाटर। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑल एल्कली और एल्कलाई आर बेसिस while all bases are not alkali। जितनी भी एल्कली है वो सारी बेसिस है, लेकिन जितने भी बेस है वो सब एल्कली नहीं है। क्यों? क्योंकि एल्कली होने के लिए वाटर सोल्यूबल होना जरूरी है, और सारे के सारे बेसिस वाटर में सोल्यूबल नहीं हो पाते। सिर्फ यही बेस था जो वाटर में सोल्यूबल हुआ, ये सब तो रह गया है, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? आगे चलो। देखिए अब हम लोग अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप सब याद करने की कोशिश करें। देखिए मैंने बताया था, नाम से ही पता चल रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है कहीं ना कहीं कुछ न्यूट्रल या नलिफाई करने की कोशिश की जा रही हो। जिसमें मैंने बताया था कि एसिड और बेस मिलके सोल्ट और वाटर देता है, जैसे HCl
प्लस NaOH। तो किसका फॉर्मेशन किया था? सोल्ट का, NaCl का प्लस वाटर का। ओके, ये तो था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये मैं पढ़ चुके हैं, बस एक बार रिकॉल करने की कोशिश की, एक बार रिवाइज करने की कोशिश की। लेकिन क्वेश्चन अब आगे ये उठता है कि जब एसिड में वाटर डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा। वाटर डिसॉल्व करते जाएंगे, एसिड में जब हम लोग वाटर डालते जाएंगे, वाटर को ऐड करते जाएंगे, वाटर को ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा। ओके, एसिड में बेस डालेंगे, पता है क्या होगा, एसिड में बेस डालेंगे पता है क्या होगा, क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। लेकिन एसिड में जब वाटर डालेंगे तो क्या होगा, देखिए सॉरी, एडिशन ऑफ एसिड इन वाटर इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में ये भी पढ़ चुके हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है। एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मस, थर्मल, देखिए ये वर्ड होता है हीट के लिए यूज होता है, थर्मल। मैंने आपको थर्मल डिकम्पोजिशन भी पढ़ाया था कि डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ हीट या बाय हीट। तो एक्सो मतलब एग्जिट, और किसका एग्जिट हो रहा है, हीट का। किसका एग्जिट हो रहा है बेटा, हीट का। जब हम एसिड को पानी में डालेंगे तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एसिड को पानी में ऐड करते जाएंगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देखिए क्या क्या होगा अभी इसमें, अब हम इसमें पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ये लाइन आपको समझ में आएगी। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब जो अभी एक मिनट पहले आपको जो लास्ट लाइन बोली थी, क्या, एडिशन ऑफ वाटर इन एसिड और बेस, उसमें पानी डाल दिया जाता है। पानी डाल के एसिड और बेस में अगर हम पानी को डालते हैं, उसमें ऐड करते जाते हैं, उसको डाइल्यूशन बोलते हैं। ये कुछ इसी तरह से हुआ जैसे दूध के अंदर पानी डाल रहे हो। देखो डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूट कर रहे हो, उसको हल्का कर रहे हो, उसको पतला कर रहे हो। दूध में पानी डालते जाओगे तो वो गाढ़ा दूध पतला होता जाएगा। दूध में पानी डालते जाओगे तो जब दूध के अंदर पानी मिलाते गए तो दूध पतला होना शुरू हो गया, दूध पतला होता है। जितना ज्यादा पानी मिलाओगे दूध उतना ही कम गाढ़ा होगा या उतना ही ज्यादा पतला होता चला जाएगा। कभी कभी कई लोग दूध में बहुत पानी डालते हैं तो लोग अक्सर शिकायत भी करते हैं कि दूध बहुत पतला था। कल किया क्या था, ओरिजिनल जो चीज थी उसमें आप पानी डाल देते। कल तक क्या था कि मैं दूध लाने, कोई भी दूध लाने गया, ठीक है, एक किसी भी कंटेनर में, मैं एग्जांपल ले, कोई भी बर्तन में लाने गया, मैं मान के चलो हम लोग एसिड बेस पढ़ रहे हैं ना, एक बीकर एक कंटेनर का एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मान के चलो पहले इसमें 1 लीटर दूध था, ओरिजिनल मिल्क था बिल्कुल, जो भैंस से निकला डायरेक्ट, हल्का सा बिना पानी के, सॉरी हल्का नहीं, बिना पानी के, बिल्कुल ओरिजिनल मिल्क था, सारा का सारा दूध था। अब क्या किया, उसमें पानी डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया। अभी इस सॉल्यूशन में क्या है, इसमें मिल्क भी है, इसमें वाटर भी है, और सॉल्यूशन अभी भी 1 लीटर का ही है, सॉल्यूशन अभी भी 1 लीटर का ही है। इसका मतलब क्या है कि मिल्क अब कितना है, मान के चलो 800 ml, और दूध कितना हो गया 200 ml। ओरिजिनल अमाउंट सेम है 1 लीटर। हुआ क्या कि दूध का जो अमाउंट था, दूध का जो मतलब बोल सकते हैं जितना दूध था पहले था उससे घट गया, वो डाइल्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर ऐड कर दिया गया। यही सेम सिनेरियो किसके साथ होता है, एसिड और बेस के साथ। मान के चलो पहले 1 लीटर एसिड है, अभी उस एसिड में वाटर भी
डिसॉल्व हो गया। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन, कि एसिड में पानी डाल के अब वो 1000 ml नहीं रही, अब सिर्फ उसमें 800 ml है। दिखाने को आपको दिखाया जा रहा है कि 1 लीटर का कंटेनर है, लेकिन एसिड का जो अमाउंट है, जो कंसंट्रेशन है, वो कम हो गया। ठीक है, देखिए इसमें आगे पढ़ते हैं। इतना थोड़ा आइडिया मिला होगा डाइल्यूशन किसे कहते हैं। देखिए ये कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो हीट है वो रिलीज होती है, हीट जो होती है बाहर रिलीज हो जाती है। एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मल मतलब हीट, हीट इज इवोल्व्ड आउट, हीट इज रिलीज्ड। ओके, देखिए एक जो प्रोसेस होता है कि कैसे डाइल्यूशन होता है, हाउ कैन वी हाउ वी विल डाइल्यूट एन एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन। तो क्या होता है, देखिए 2 क्वेश्चन उठ सकते हैं, या फिर आपको भी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करके ध्यान देना चाहिए। देखिए 2 क्वेश्चन उठ सकते हैं कि सर इसमें एसिड है और इसमें हम पानी डाल रहे हैं, ठीक है, वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन है कि जी इसमें खुद से पानी है और उसमें मैं एसिड डाल रही हूँ, धीरे धीरे करके एसिड को ऐड कर रही हूँ। तो कौन सा सही प्रोसेस है, कौन सा सही प्रोसेस है? तो आंसर जाएगा ये वाला। क्यों? ये कैसे होता है कि हम थोड़ा थोड़ा एसिड डिसॉल्व करते जाते हैं वाटर के अंदर, थोड़ा थोड़ा एसिड डिसॉल्व करते जाते हैं वाटर के अंदर विद कांस्टेंट स्टीरिंग, और इस पानी को लगातार घोलते रहते हैं, इस पानी को लगातार घोलते जाएंगे, ऊपर से एसिड थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। ये सही प्रोसेस होता है डाइल्यूशन का। इसके अंदर क्या हो जाता है, देखो इतना हार्मफुल है, बहुत ज्यादा एसिड है, बहुत ज्यादा एसिड है, उसमें अगर आप पानी डालोगे वो बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व आउट होगी, बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो क्या होगा, ये जो है ना स्प्लैश आउट होगा, बर्निंग बहुत ज्यादा हो सकती है, यहाँ तक इस कंटेनर की वॉल टूट सकती है। ये जो एसिड है आसपास फैल के बहुत लोगों को हार्म कर सकती है। इसलिए जब कंसंट्रेटेड कोई भी एसिड होता है, कोई HCl या H2SO4 होता है, उस पर वार्निंग लिखा होता है, रेड साइन लिखा होता है कि ये हार्मफुल है। एक तो ये खुद हार्मफुल है, एक आप इससे भी हार्मफुल प्रोसेस कर रहे हो, उस एसिड में पानी डाल रहे हो। ठीक है, थोड़ा आइडिया समझ में आप लोगों को? यहाँ तक का क्लियर है? आगे चले। देखो एक मजाक अलग है, लेकिन ये ऐसा ही हो गया। ये तो कैसा हो गया, कोरिलेट करने की कोशिश करता है। ये तो कैसा हो गया कि आपके पास एक पटाखा है और उस पर आप थोड़ा सा आग दे रहे हो या आग दे रहे हो, एक ही पटाखा, रॉकेट है, कुछ भी है, फायर क्रैकर है, उस पर आग दे रहे हो। यहाँ पे क्या है कि आग आपके पास खुद ही है, एसिड खुद ही है, बहुत सारी आग खुद ही है, उसमें आपने ऊपर से 10 पटाखे डाल दिए, तो कौन सा ज्यादा हार्मफुल होगा? कुछ कुछ रिलेट कर सकते हो। ठीक है, आगे चले, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, ठीक है, यहां तक आप सब लोगों को क्लियर हुआ? अभी आगे चलते हैं। ये एक्सपेरिमेंट भी लैब में बहुत ध्यान से, बहुत कोशिश के साथ करा जाता है। आपको जागरूक होना चाहिए, थोड़ा आइडिया होना चाहिए, वरना ये हार्म कर सकता है आप लोगों को। देखिए डाइल्यूशन में क्या हुआ, वाटर ऐड कर दिया, एसिड है बेस में, मैंने आपको बताया 1000 था, अब क्या हो गया 800 है 200। मतलब क्या हुआ, अब देखो एसिड अगर 800 है, मान के चलो 800, एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ 1000 था, एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ अगर 800 है तो ये मान के चलो हमें दे रहा है, लेट अस अस्यूम कि ये 400 H प्लस आयन दे रहा है, या फिर 800, कोई भी अमाउंट मान लो, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। और यहाँ पे ये हमें 500 दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है, एसिड है, H प्लस आयन देगा, इसी की वजह से एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना। तो एक्स अमाउंट कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी कंसेंट्रेशन मान सकते हैं। जब इसका एसिड का कंसेंट्रेशन खुद घट गया, पहले 1000 था, यहाँ 800 प्लस 200, पानी है 200, तो यहाँ पे खुद घट गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन इधर ज्यादा थे, इधर कम है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोनियम, कुछ भी बोलो, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन, ओवरऑल कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो गई पर यूनिट वॉल्यूम।
आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हुई। क्यों? क्योंकि उतना हमने पानी मिला दिया है। ठीक है, हमने 1000 ml का वॉल्यूम लिया था, 1000 ml जो वॉल्यूम लिया था, डाइल्यूशन की वजह से क्या हुआ, उसमें 200 हमने पानी ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन घट गई। तो ये क्या करता है, एसिड को वीक करता जाता है। जितने ज्यादा H+ आयन, उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज्यादा H+ देगा, एसिड देगा ही क्या, H+, उतना स्ट्रॉन्ग होगा। पानी मिलाने से इसका नंबर घटा, इसका कंसेंट्रेशन घटा, मतलब वो उस एसिड को थोड़ा धीरे धीरे करके वीक करता जा रहा है। ओके, आगे चले। देखिए देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इधर वाला जो था, जो बिना डाइल्यूशन के था, वो ज्यादा H+ आयन दे रहा है, वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, वो ज्यादा एसिडिक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पानी मिल गया तो वीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं, इसी के बिहाफ पर देखो, या नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, यहाँ से भी रिलेट कर सकते हो कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, कि कोई भी एसिड का सॉल्यूशन है, कोई भी एसिड का सॉल्यूशन ले लिया हमने, या कोई भी बेस ले लिया, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। देखिए चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको इंडिकेटर पढ़ाया था, जो कलर देके मैं ये बता रहा था कि इसका नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है। मैंने बताया लिटमस का यूज करोगे, अगर वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो एसिडिक है, अगर वो ब्लू में कन्वर्ट होता है, BV वाला बताया था ना, निमोनिक कैसे याद करना, तो वो बेसिक है। ठीक है, हमें ये पता चल गया एसिड है, बेस है। अब ये जानना है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो क्वांटिटी वाइज उसमें कितने H+ आयन्स है, क्या उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, क्या हम ये पता कर सकते हैं? हाँ, ठीक है, कोई भी एसिड लेते हैं, कैसे पता करेंगे? पहला बोल सकते हैं इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर की वजह से, थ्रू यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, एक इंडिकेटर है। पहली बात ये खुद भी एक इंडिकेटर है, ठीक है। दूसरा, ये बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर्स। और इसका काम क्या है, ये हमें बताएगा, टेल अस अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिडिक सॉल्यूशन इज, कि वो एसिडिक सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है, हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिडिक सॉल्यूशन इज। मतलब सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग है तो मतलब एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो गई। कैसे? ये डिफरेंट H+ आयन की कंसेंट्रेशन पे डिफरेंट कलर शो करेगा, शो डिफरेंट कलर्स ऑन डिफरेंट हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये शो करेगा हमें डिफरेंट कलर डिफरेंट हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन पे। ओके, समझ में आया आप लोगों को? अगर आप अपना नेक्स्ट पेज, इसके जो नेक्स्ट पेज है एनसीईआरटी में, नेक्स्ट पेज देखो एक बार, उसमें आपको एक इंडिकेटर दिया होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसमें डिफरेंट कलर शो किए होंगे, जिसमें आपको बताया होगा कि जो गैस्ट्रिक जूस है वो 1.2, उसका एसिड उसका 1.2 है, जो पीएच है, जो लेमन जूस है उसका 2.2 है। 1.2 और 2.2 का कलर देखोगे ना तो अलग अलग पाएगा, 1.2 और 2.2 का कलर देखोगे तो अलग अलग पाएगा। न्यूट्रल का 7 का अलग पाएगा, 10 जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसका अलग पाएगा, 14 जो NaOH है उसका अलग पाएगा। तो पहली बात, ये खुद भी एक इंडिकेटर है, अकेला इंडिकेटर नहीं है, मिक्सचर है बहुत सारे इंडिकेटर का, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, मैनी या फिर मिक्सचर ऑफ
मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर है। ओके, क्या बताता है कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। कैसे बताता है, डिफरेंट कलर शो करेगा। बहुत सारे इसमें कलर्स होते हैं, बहुत सारी कलर की वैरायटी होती है। डिफरेंट हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन पे डिफरेंट कलर देगा। पिछला एग्जांपल बताया था कि 500 था, उसमें 400 था, डाइल्यूशन की वजह से घट गया था पानी डालने की वजह से। तो इस पे मान के चलो रेड कलर दे रहा है, इस पे मान के चलो रेड कलर दे रहा है, तो इस पे पिंक देगा। तो आपको ये पता चल जाएगा, अगर ये पहली बात तो कलर अलग अलग देगा, डिफरेंट हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन डिफरेंट है ना, तो कलर अलग अलग देगा। और फिर एक इसका पूरा सीक्वेंस होता है जो आपको बताएगा जो रेड वाला है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तो एकदम हमें नंबर से पता है कि H+ आयन ज्यादा इसलिए स्ट्रॉन्ग है। एक ऐसे है कि ऐसे स्टार्ट है, मान के चलो इधर रेड है, फिर इधर पिंक हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, ये उससे कम, ये उससे कम। तो यहाँ अगर रेड आ रहा है तो सबसे एसिडिक है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कलर बहुत सारे होंगे, डिफरेंट कलर्स होंगे, बहुत सारे कलर होंगे और डिफरेंट कलर देगा अगर हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन डिफरेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन 500 था तो उसने रेड कलर शो किया, यहाँ पे पिंक में 400 था तो उसने पिंक कलर शो किया। ठीक है, तो ये बताया कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। या तो आप ऐसे बता दो कि आपको ये नंबर पता है, चलो ठीक है, आपको कलर नहीं पता, इंडिकेटर नहीं पता, तो भी आप बता सकते हो ज्यादा H+ आयन ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा H+ आयन ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन ज्यादा ऑब्टेन होंगे उतना स्ट्रॉन्ग। दूसरा, अगर ये नहीं पता आपको, ऐसे पता है, किसी ने आपको बता दिया कि A सॉल्यूशन है, कि A सॉल्यूशन है और ये B सॉल्यूशन है, तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो A वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि रेड शो कर रहा है मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये जो हेडिंग है, इससे जो नेक्स्ट वाला पेज है उसमें आपको एक पूरा स्केल शो भी किया हुआ है जिसमें डिफरेंट कलर्स आपको दिखाए भी हुए, जिसमें गैस्ट्रिक जूस 1.2 यहाँ कहीं दिखाया है, जैसे 10 से स्टार्ट है 1.2, फिर लेमन जूस 2.2 यहाँ कहीं दिखाया है, बीच में 7 दिखाया है न्यूट्रल, बीच में 7 दिखाया है न्यूट्रल, 7 न्यूट्रल होता है, उसमें तो 7.4 दिखाया होगा जो कि आपका ब्लड का पीएच होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है मैं नेक्स्ट हेडिंग में लिख देती हूँ एक बार। यहाँ तक समझ में आ गया यूनिवर्सल इंडिकेटर तक, आगे चलती हूँ। पहले मैं एक बार पीएच लिख देती हूँ हल्का सा। देखिए नेक्स्ट पेज पे यूनिवर्सल इंडिकेटर दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उसने बहुत सारे कलर शो किए हुए हैं, उसमें उसने बोला है, मान के चलो मैं आपको नंबर ही लिख के बता रही हूँ। देखो फर्स्ट है लेमन जूस, फर्स्ट है गैस्ट्रिक जूस, स्टमक का जूस, स्टमक जूस जिसका पीएच बताया 1.2। क्यों? क्योंकि स्टमक के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड का प्रेजेंस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड का प्रेजेंस होता है। क्या नाम होता है स्टमक में, कौन सी एसिड है, HCl। ऑलरेडी बता चुकी हूँ जब आपको एसिडिटी पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेमन जूस, लेमन जूस, लेमन जूस का कितना है 2.2। नेक्स्ट ब्लड, ब्लड का हमारा पीएच कितना है 7.4। नेक्स्ट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना है 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, MgOH होल ट्वाइस, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनो। और लास्ट NaOH का दिखाया हुआ है, कंसंट्रेटेड NaOH, ओरिजिनल जो NaOH है बिना पानी का, उसका क्या है 14। ऐसे शो किया होगा, बहुत सारे कलर है, यहाँ तक मान चलो एक कलर, यहाँ तक दूसरा, ऐसे कर करके शो है, कोई यहाँ पे आ रहा है, कोई यहाँ पे आ रहा है, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे। तो आप एक बार ये जो डायग्राम है इसको देख सकते हो और थोड़ा बहुत आपको नॉर्मल जो पीएच है, देखिए सलाइवा का पीएच पता होना चाहिए, ब्लड का पीएच पता होना चाहिए, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, एसिड रेन का पीएच 5.6 होता है, एसिडिक होती है वो, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए पीएच के बारे में, कि किसका कितना है। एटलीस्ट जो बहुत कॉमन जो होते हैं ना उनका तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए। न्यूट्रल कितना होता है, न्यूट्रल 7 पे होता है। जो आपके घर में ठूठी में पानी होता है, टैप वाटर का कितना होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर, जो बिस्लेरी की जो आपको बोतल मिलती है उसका कितना होता है, तो थोड़ा सा आपको इसका आइडिया होना चाहिए। ओके,
अब हम पढ़ चुके हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि हमें कलर से बताएगा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन ज्यादा वीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन, उससे कम है तो उसके कंपैरिजन में वीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं पीएच की। पीएच को हम क्या बोल सकते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पी को जर्मन भाषा में पोटेंस बोलते हैं। पोटेंस का मतलब होता है पावर। पीएच क्या है? पीएच भी स्केल होता है, पीएच भी एक स्केल ही होता है जो आपको बताता है कि उसका जो एसिड है उसका कंसंट्रेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, वो हमें कितना ज्यादा H+ देगा, मतलब वो एसिड अपने आप में कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्वांटिटी के बारे में बताता है। एसिड है बेस है वो तो हमें पता चल गया, लेकिन क्या क्वांटिटी है उसके अंदर, कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। ठीक है, पीएच में क्या होता है? कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, इसमें नंबर होता है 0 to 14। ठीक है, कुछ नंबर, इन्हीं नंबर के बिहाफ पे, इन्हीं नंबर के आधार पे हम जानते हैं कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन। मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ, यहाँ तक समझ में आया? पीएच क्या है? ये भी एक स्केल है जो में एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन आया, क्या कंसंट्रेशन है, मतलब कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कितना वीक है, कौन न्यूट्रल सॉल्यूशन है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको इसका आइडिया देगा। इसमें क्या होता है? कुछ नंबर्स लिखे होते हैं ऐसे 0 1 2 3 4 5 14 तक, और ये नंबर इंडिकेट करते हैं। 1 वाला इंडिकेट करेगा 2 3 4, ये नंबर इंडिकेट करते हैं उनकी क्वांटिटी को, उनका कंसंट्रेशन को, कि कितना स्ट्रॉन्ग है। और ये नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 to 14। ओके, ठीक है। तो पीएच हमें क्या बता रहा था? हाइड्रोजन आयन का पावर, मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। पीएच बेसिकली क्या शो कर रहा है? नंबर। पीएच बेसिकली क्या शो कर रहा है? नंबर। और नंबर ये बताएंगे हमें बेसिक और एसिडिक नेचर के बारे में। ओके, एक बार पीएच से ट्राई करते हैं ड्रॉ करने का, थोड़ा और पीएच के बारे में जानते हैं। हमें स्केल मतलब कोई भी चीज को मापना है, मेजर करना है। वो मेजरमेंट किसी भी बिहाफ पे हो सकता है, मतलब हाइट को मेजर करते हो, वेट को मेजर करते हो, या हम एसिड का बेसिक नेचर को मेजर कर रहे हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, नेक्स्ट now okay, देखिए 0 है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, जो 0 होगा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। 0 क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तब बोल सकते हैं यहाँ पे वेरी एसिडिक, जो एसिड बहुत ज्यादा एसिडिक होंगे वो होंगे। और ये क्या होगा? यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आएगा, बेस आएगा। 7 क्या है? एक न्यूट्रल है। 7 क्या है? न्यूट्रल, जो ना ही एसिड है ना ही बेस है, न्यूट्रल। देखिए क्या जान सकते हैं? ये उससे कम एसिडिक है, इससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ऐसे कम होता एक आएगा कि न्यूट्रल बन जाएगा। कम होता एक स्टेज आएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं? सबसे एसिडिक 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे करते करते न्यूट्रल स्टेज पे आ गए। ठीक है, 7 वाला न्यूट्रल है। देखिए यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन आयन की, देखिए 0 है, भले ही 0 है, ऐसा नहीं कि 6 वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। देखने में लग रहा है 6 वाला सबसे एसिडिक होगा, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड 0 पे होगा, फिर 1 पे होगा। मतलब जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का नंबर जितना ज्यादा होगा, जो पीएच होगा वो उतना ही लो होगा। पीएच होगा उतना, पीएच स्केल बता ही क्या रहा है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, जो पीएच होगा वो उतना ही लो होगा। ऐसे चल रहे हम लोग। तो 1 वाले में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो पीएच
बहुत लो का पीएच देखो लो है ना, 0 है 1 है, कितना लो है ना, लेकिन हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन है बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट है 2 3 4 3 4 तक आते आते स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आते आते स्लाइटली एसिडिक हो जाएंगे, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है, फिर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे बहुत कम एसिडिक, स्लाइटली स्लाइटली एसिडिक, एक फेज आएगा कि न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो 14 क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होगा सबसे ज्यादा OH आयन का कंसेंट्रेशन रहा होगा, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा रहा होगा। ठीक है, देखिए हाइड्रोक्साइड आयन का कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन जैसे जैसे बढ़ेगा पीएच भी वैसे वैसे बढ़ेगा। यहाँ उल्टा है, देखो एसिडिक से उल्टा है, यहाँ पे एसिडिक से उल्टा है, यहाँ पे ध्यान रखना, मतलब 8 वाला जो होगा वो स्लाइटली बेसिक होगा, वो स्लाइटली बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि जो 8 नंबर है यहाँ पे न्यूट्रल है, फिर धीरे धीरे बेसिक होना शुरू हुआ तो बहुत कम बेसिक है। क्यों? क्योंकि OH आयन का कंसेंट्रेशन यहाँ पे कम है, OH आयन का नंबर का कंसेंट्रेशन यहाँ पे कम है, OH का कंसेंट्रेशन यहाँ कम है, यहाँ जाते जाते स्ट्रॉन्ग बेसिस स्टार्ट हो जाएंगे, 11 12 10 11 12 13 14 तक जाते जाते स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस स्टार्ट हो जाएंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग वाले बेसिस। यहाँ क्या है कि कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, यहाँ पीएच भी ज्यादा है, 14 वाला सबसे ज्यादा बेसिक है, और नंबर भी देखो 14 सबसे बड़ा है ना, और सबसे स्ट्रॉन्ग भी हो गया। बेस और जो एसिड है उसमें एंटागोनिस्टिक है, अपोजिट है, यहाँ देखो नंबर सबसे कम है लेकिन पीएच सबसे ज्यादा हुई, 0 सबसे छोटा नंबर है ना, 0 के बाद 1 2 ऐसी काउंटिंग स्टार्ट होती है ना, भले ही सबसे छोटा है लेकिन यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ एकदम इसका उल्टा है, नंबर भी बड़ा है, नंबर भी बड़ा है सबसे, और पीएच भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, देखो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे अगर स्टार्टिंग में पहली बार पढ़ोगे तो, कैसे याद रख सकते हो 0 और 14, 0 और 14, देखो 0 वाला स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इतना याद रखोगे थोड़ा समझ में आएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, और ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस मतलब OH आयन का कंसेंट्रेशन है सबसे ज्यादा देगा। ठीक है, देखो 0 वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। अब कैसे याद रखो, अगर कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे ताकतवर को अगर खड़ा किया है तो यहाँ धीरे 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 जाके सबसे कम आया होगा, सबसे कम हुआ होगा, है ना, न्यूट्रल हो गया होगा एकदम सॉल्यूशन। और ये अगर स्ट्रॉन्ग है, ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ जाते जाते फिर बड़ा होगा। इसको आप 2 पार्ट में तोड़ सकते हो, देखो एक पहला पार्ट ये तोड़ सकते हो, दूसरा ये, इस पार्ट को तोड़ो, ये ध्यान ही मत दो, इस पार्ट को तोड़ो। अगर ये सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है तो ऐसे रो में खड़ा करेंगे तो धीरे 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 इसके सबसे ज्यादा मार्क्स है तो धीरे धीरे पहले 20 में से 20 वाले खड़ा करेंगे, फिर 19 18 17 ऐसे खड़ा करेंगे ना, तो ये सबसे अगर ज्यादा मार्क्स स्कोर करने वाला बच्चा है तो ऐसे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़ा करें तो इधर मार्क्स घटते जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे न्यूट्रल आ गए, मान चल किसी का 0 में से 0 है, सोचो जैसे एक एग्जाम्पल है, अच्छा स्कोर करना चाहिए, हर किसी को मेहनत करनी चाहिए। देखो 7 पे अगर न्यूट्रल है, अब ये वाला भूल जाओ, इसको ध्यान दो, इस बच्चे के अगर 0 या 1 मार्क्स आए, 1 मार्क्स आया है मान के चलो, इस बच्चे को 20 मार्क्स आए हैं, ये दूसरा केस है, तो 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में है ना, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में। तो आप लोगों को मेनली जो चीज याद रखनी है वो सिर्फ 0 वाला और 14 वाला, 0 वाला और 14 वाला, 0 और 14। देखो यहाँ बोलने के बहुत चांस होते हैं अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो, क्योंकि एंटागोनिस्टिक एक दूसरे के अपोजिट है। हाँ 0 सबसे ज्यादा हो गया, यहाँ 14 सबसे ज्यादा हो गया, होना क्या चाहिए 6 ज्यादा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दे, थोड़ा सा समझ में आया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान देना, कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे चले, देखिए नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, इससे आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है,
देखिए इधर जाते जाते एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, इधर जाते जाते बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देखो इधर जाते जाते हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, पीएच बताता है क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का अमाउंट कितना है, ठीक है, क्वांटिटी बताता है इसकी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है इधर जाते जाते, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन इधर दे रहा है ना, और इधर जाते जाते हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घट रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ कौन सा आयन प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन, ये बेस है तो बेस क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करेगा, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इधर जाते जाते घट रही है। लाइक एक और तरीका आप याद करना चाहते हैं, ये जीरो है मान के चलो, ऐसे मान सकते हैं, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं, ऐसे याद करने के लिए ऐसे मान सकते हैं, इधर बेसिस बैठे और इधर एसिड है। एक स्कूल है जिसमें बच्चों को दो हाउस डिनोट कर रखे, कोई भी दो हाउस, जिसमें मान के चलो रेड या पिंक टी शर्ट होती है ना, हाउस ड्रेसेस होती है बहुत सारे स्कूल्स में, जो वेडनेसडे और सैटरडे को यूज होता है। देखो इधर एक हाउस बैठा है, इधर दूसरा हाउस बैठा है, क्या कर रखा है कि ऐसे 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 मान के चलो ऐसा बोल रखा है, ये जो हाउस है और इस हाउस में कंपटीशन हुआ है, बहुत सारे एक्टिविटीज हुए थे, बहुत सारे खेल हुए, डांस स्पोर्ट, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हुए थे, उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बेस पे बच्चों को पॉइंट्स दिए गए, मार्क्स दिए गए। तो यहाँ पे वो बच्चा बैठा है जिसको सबसे कम पॉइंट है या उससे ज्यादा, मान चलो इसका पॉइंट 2 आया, इसको 4 मिला है, इसको 5 मिला है, इसको 7 मिला है, इसको 10 मिला है, तो यहाँ वो बच्चा बैठा है इस हाउस में धीरे 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 जॉब करके बढ़ रहा है। यहाँ इधर से चले तो यहाँ ऐसे करके इधर पॉइंट बढ़ रहे हैं, उसी उन्हीं करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चों को पॉइंट्स मिले, मार्क्स मिले, किसको कितने पॉइंट्स मिले, किसने डांस के बेस पे पॉइंट मिले, किसको 10 में 8 7 6, ऐसे कि का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो ऐसा मान सकते हो कि ये एक न्यूट्रल लाइन है, इधर जाते जाते भी उनके पॉइंट्स बढ़ रहे, इधर जाते जाते भी पॉइंट बढ़ रहे। एसिड और बेस मान के चलो दो नाम हो गए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई सदन, सुभाष चंद्र बोस सदन, ऐसे मान के चलो, तो इधर भी जाके इंक्रीज हो रहा है, बेसिक कंसंट्रेशन इधर इंक्रीज हो रहा है, इधर पॉइंट सबसे हाई इस बच्चे के, ये सबसे हाई पॉइंट्स लेके बैठा है, ये सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, इधर जाते 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 पॉइंट बढ़ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर किए इस हाउस में, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो याद होना चाहिए कैसे भी, समझ में तो आना ही चाहिए एटलीस्ट, बिना समझे आते रहोगे जल्दी भूल जाओगे, और समझ के याद करोगे तो आपकी मेमोरी ज्यादा रिटेन कर पाएगी, लंबा चलेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना सबसे मेन बात है, लेकिन लिखना एग्जाम में बीच बीच में रिवाइज करते रहोगे तभी मेमोरी में जाके फिट होगा, तभी आपको याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एनसीईआरटी में बात की गई है, मान के चलो हमने 1 मोलर जो टर्म्स है मैं आपको बाद में क्लियर करती हूँ। मान के चलो 1000 ml, मान के चल रहे एग्जाम्पल है 1000 ml HCl लिया, 1 लीटर HCl लिया, ऐसे बोल सकते हैं 1 लीटर 1000 ml HCl लिया, और यहाँ पे 1000 ml एक कंसंट्रेशन है, ये भी मोलर भी कंसंट्रेशन ही होती है, 1000 ml CH3POH लिया, ये क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या एसिटिक एसिड, दोनों इसको दोनों का मैंने वॉल्यूम सेम लिया है, दोनों का वॉल्यूम सेम लिया है, लेकिन दोनों में जो हाइड्रोजन आयन मिलेगा ना मुझे, उनका जो क्वांटिटी होगा, कंसंट्रेशन होगा, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। ये तो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर देगा, यहाँ कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन बहुत लो होगा, काफी ज्यादा लो होगा। जो ये डिनोट कर रहा है, देखो सेम क्वांटिटी ली है दोनों की, ये ज्यादा हाइड्रोजन आयन मुझे दे रहा है, वो कम दे रहा है, मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एसिड होगी और ये कहीं ना कहीं वीक एसिड होगा। ठीक है, तो क्वांटिटी हाइड्रोजन आयन का शो करेगा कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कितना वीक एसिड है, जबकि कंसंट्रेशन वॉल्यूम मैंने दोनों का सेम दिया है।
ठीक है, अभी चले नेक्स्ट। तो हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, हम पीएच का पढ़ चुके हैं, अप्रोक्स लगभग कंप्लीट हो गया। एक लास्ट हेडिंग बच रही है कि पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारे दैनिक दिनचर्या में पीएच के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, कहाँ क्या महत्व है। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो पीएच है, जो HCl प्रेजेंस है तो पीएच उसमें कितना है। हमारे जो टूथ डिके करते हैं, दांत खराब होने लग जाते हैं ना, उसका रीजन क्या है। जब चींटी काट जाती है अपने आप के, जो मधुमक्खियां में काट जाती है अपने आप के बचाव में, सेल्फ डिफेंस में, से बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनमें इसका एवरीडे लाइफ में, उनकी एवरीडे लाइफ में इसका क्या ही महत्व है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और हम देखेंगे कि प्लांट और एनिमल्स हैं वो एक नैरो रेंज के पीएच में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ही पीएच 0 से लेके 14 कितना भी पीएच दे दो, कितना भी वाइड पीएच दे दो, सब में तो बहुत सारी हेडिंग है। तो एक मेन हेडिंग के अंदर आ रही है पीएच इन एवरीडे लाइफ। देखिए लेक्चर लंबा चला जाएगा, अभी के लिए हम इसको यहीं स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों से इसको शेयर कर सकते हैं, इससे हमारा भी चैनल ग्रो करेगा और आपको भी कॉन्सेप्ट समझने, आपके दोस्तों को भी कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, थोड़ा बूस्ट मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच।